नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध जो है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप अपने बड़बोले अंदाज में नई धमकी देते हैं और ईरान उसका जवाब दे रहा है। अब ट्रंप ने एक नई धमकी ईरान को दे दी है। वो कहते हैं कि ईरान को अब बहुत जोर से मारा जाएगा, जिसमें कुछ इलाकों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। एक राष्ट्रपति का ये बयान बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। ट्रंप ने ऐसा कर दिया है। उसके साथ साथ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान खाड़ी के देशों से माफ़ी मांग चुका है और वादा किया है कि उन पर अब हमला नहीं करेगा, लेकिन यह केवल अमेरिका और इजराइल के हमलों के कारण हुआ है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के एक बयान का जिक्र किया और इसे ईरान का आत्मसमर्पण बताया। बहुत ही गजब की बात है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बयान जारी किया और उन्होंने जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्री जिनको कहते हैं, उनसे कहा कि अमेरिकी जो बेस हैं, जो सैनिक अड्डे हैं, वहाँ पर ईरान के हमले के दौरान अगर उन देशों को कोई और नुकसान हुआ हो तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ कोई युद्ध नहीं चाहते। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डे से ईरान पर हमला किया जाएगा तो वो फिर उसका जवाब देंगे। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये लगता है कि ये ईरान का आत्मसमर्पण है। अगर ईरान के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अगर खाड़ी के देशों का कोई और नुकसान हुआ है तो फिर उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अमेरिकी सैनिक अड्डों पर या अमेरिका के दूतावास वगैरह पे अगर उन्होंने जो हमला किया था उसको उन्होंने उसकी निंदा उन्होंने नहीं की है और उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगा है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आगे भी इन अड्डों से अब ईरान पर हमला किया गया तो वो इसका जवाब देंगे। दरअसल ट्रंप तो रोज़ कुछ न कुछ बयान देते हैं। ईरान के ज़्यादातर नेता खामोश बने हुए हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट रूप से अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ये एक सपना है जो वो अपनी कब्र में ले जाएं। ये बात अमेरिका के लिए या अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उन्होंने कहा है कि आप जो समझ रहे हो कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण करेंगे तो ये नहीं होने वाला है, और अगर युद्ध चलता है तो वो संकेत दे रहे हैं कि युद्ध चलेगा, ईरान लड़ता रहेगा। ये बात ईरान के अधिकारियों ने भी साफ कर दी है कि ईरान ने केवल पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी है, अमेरिका से कोई माफ़ी नहीं मांगी है। और ये साफ तौर पर उनके अधिकारी जो हैं इसको बता रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिकी अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि वो माफ़ कीजिएगा, ईरान के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि उन पर हमला पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता है। अब ट्रंप तो बार बार बयान देते रहते हैं, बोलते रहते हैं। संयोग ये है कि इजराइल की तरफ से इधर बयान कम हो गए हैं, लेकिन ट्रंप के बयान कम नहीं हुए हैं। वैसे ये लगा था कि ये युद्ध मुख्य रूप से इजराइल और ईरान के बीच होगा, लेकिन इसका दायरा अब पूरी तरह से अमेरिका पर केंद्रित हो गया है। और ट्रंप जितने भी बयान दे रहे हैं, ईरान उनका खंडन कर रहा है। ट्रंप ने पहले क्या क्या कहा है, ज़रा उस पर भी एक बार गौर कर लीजिए। अब ये युद्ध जब शुरू हुआ, यानी 28 फरवरी 2026 को, तो ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा था, और ईरान ने परमाणु समझौते की कोशिशों को ठुकरा दिया। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की कि वे अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें। ये हुआ नहीं। पहले ही दिन के हमले में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी। उनके घर पर बम गिराया गया जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद भी ईरान की सरकार जो है झुकी नहीं है।
ईरान की सरकार और ईरान के जो सैनिक की सेना है वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है, और युद्ध उसके बाद भी चल रहा है और ईरान उसका जवाब दे रहा है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध 4 से 6 हफ्तों तक चलेगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी जोर दिया कि लंबा भी चल सकता है। उन्होंने कहा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण अगर ईरान कर दे तभी जो है वो इस युद्ध को रोक सकते हैं, और इसके पहले कोई डील नहीं हो सकती है। पूरा आत्मसमर्पण चाहिए उनको, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार अब भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी बीच ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन बाद में उन्होंने इसको बदल भी दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कोई असर नहीं होगा, और ये भी चेतावनी दे दी कि अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। तो आप देखिए कि ये वेनेजुएला से कुछ महीनों पहले उन्होंने शुरू किया था, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक अमेरिकी सैनिक कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया और उनको अमेरिका लाया गया। उन पर क्या कार्रवाई हो रही है इसकी तो कोई सूचना नहीं है, और ना ही इस पर अब कोई बात कर रहा है कि जो ट्रंप ने कहा था कि वहाँ से ड्रग्स यानी नशीली दवाओं की तस्करी होती है उसका क्या हुआ, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। बहरहाल ट्रंप ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अभी तक जो युद्ध हुआ है उसमें कुछ थोड़े से आंकड़े उपलब्ध हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसके 6 सैनिक जो हैं अब तक मारे जा चुके हैं और 20 घायल हुए हैं। इसी तरह से लगभग $2 बिलियन की जो युद्ध सामग्री है उसका नुकसान हो चुका है। अल उदेद एयरबेस पर एक रडार लगा हुआ था जिसकी कीमत करीब करीब $1.1 बिलियन बताई जाती है। इस रडार को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। $282 मिलियन की कीमत के 3 15E फाइटर जेट जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। 3 फाइटर जेट, ये सबसे महंगे वाले जेट होते हैं। इसके अलावा जो गल्फ में कुछ एयर टर्मिनल्स पर हमला किया गया, और उसके अलावा कुछ युद्ध की जो दूसरी सामग्री थी वो भी नष्ट हुए हैं। खाड़ी में स्थित अमेरिका के 7 बेस कम से कम हैं जिन पर ईरान ने हमला किया और उस पर भारी नुकसान हो चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है वो तो नुकसान है ही। जाहिर सी बात है कि इनको अगर फिर से वो लगाएंगे तो उस पर खर्च होगा। बहरहाल अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो ट्रंप ने नई धमकी दी है कि वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे और वहाँ जो है कई क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। ये निश्चित तौर पर गंभीर बात है। इसका मतलब ये है कि पिछले 2-1 दिनों से जो लग रहा था कि युद्ध कुछ थमने की दिशा में बढ़ रहा है, संभव है कि बातचीत शुरू हो जाए, तो अब ट्रंप की जो नई बातचीत है उसके हिसाब से तो बड़ा हमला अमेरिका करेगा, और जाहिर है कि ईरान अब तक ये बात बहुत साफ तौर पे कह रहा है कि वो इसका जवाब देगा। अमेरिका ये जो सोच रहा था कि खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाएगा, या वो ये सोच रहे थे कि ईरान की जनता जो है वो बड़े पैमाने पर सड़कों पर आ जाएगी और जो वहाँ सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद छिटपुट प्रदर्शन हुए वहाँ, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद जताने की कोशिश की कि शायद ये जो रिजीम है, यानी जो खामेनेई के साथ शुरू हुआ रिजीम है, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि ईरान ने अब जो युद्ध की नीति अपनाई है वो इस तरह की नीति है कि अमेरिका उसको बहुत आसानी से भेद नहीं सकता है। ये जो सूचनाएं वहाँ से आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी जो सेना है उसको 31 कमांडों में बांट दिया है,
और जो कमांड के अधिकारी हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, उनको ये अधिकार दे दिया है कि वो अगर ज़रूरत समझें तो अपने विवेक के अनुसार जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। अगर कोई कमांड सेंट्रल कमांड की तरह होता तब तो ये संभव था शायद कि कुछ थोड़े से लोगों को ख़त्म करके या उनको निशाना बना करके, या जैसे वेनेजुएला में उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद जो सरकार चल रही है उसके बारे में ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि वो अमेरिकी परस्त सरकार ही है, हालांकि ये वही लोग हैं जो मादुरो की सरकार में थे। लेकिन ईरान में ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल जो खाड़ी के देश हैं उनमें चिंता की बात ज़रूर दिखाई दे रही है। उसका कारण ये है कि जो ईरान की तरफ से हमले हुए उसमें कुछ जो उनके मिसाइल या अन्य युद्ध सामग्रियां जो नष्ट की गई, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी जगहों पे गिरी जो खाड़ी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ सामग्री जो है एक पानी को जो समुद्र का नमकीन पानी है उसको मीठा पानी में बदलकर पीने के लायक बनाने का एक बड़ा संयंत्र जो है उसके पास में कुछ ड्रोन या मिसाइल के टुकड़े गिरे और उसमें छोटी मोटी आग भी लगी। एक बिजली घर के पास जो है वो भी इस तरह की घटना हुई। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर पानी का स्रोत ख़त्म हो गया तो उनके लिए सबसे बड़ा संकट होगा। समुद्र का जो पानी है उसको पीने के लायक मीठे पानी में बदलने के लिए दुनिया भर में 8 बड़े संयंत्र लगे हैं। इनमें से जो 6 हैं, शायद 10 है, 10 में से 8 जो हैं वो इन्हीं खाड़ी के देशों में लगे हुए हैं। और इन खाड़ी के जो देश हैं उनमें ज़्यादातर देशों में कोई नदी नहीं है और पानी का कोई और स्रोत नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह से वहाँ जो है करीब करीब 10 करोड़ की आबादी उसी पानी पर निर्भर करती है, और नहीं तो उनको पानी बाहर से आयात करना पड़ेगा। अगर ये जो प्लांट है, जो संयंत्र है, जो समुद्र के नमकीन पानी को पीने लायक मीठा पानी में बदलते हैं, वो अगर उनको थोड़ा भी नुकसान हुआ तो वहाँ पानी का भयानक संकट शुरू हो सकता है। और इसको लेकर के जो खाड़ी के देश हैं वो थोड़े चिंतित ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा दुनिया भर के लोग इन देशों में रहते हैं। इनमें भारत के ही करीब करीब 90 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ इन देशों में मौजूद हैं जो नौकरी करते हैं। जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो तो लौटने लगे हैं, लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं वो वहीं बने हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के काफ़ी लोग हैं, बांग्लादेश के काफ़ी लोग हैं। तो ये जो स्थिति है वो इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी कोई न कोई प्रभाव निश्चित तौर पर डाल सकती है। तो ये लग रहा है कि अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है और ईरान अभी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्षों के बीच घोषित तौर पे कोई सार्थक बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। अमेरिका ने ये ज़रूर कहा कि जो ये खाड़ी के देश हैं जो नेगोशिएटर की तरह काम कर रहे थे, यानी बातचीत करने का काम कर रहे थे, उनसे माफ़ी मांगी है और इसको उन्होंने अमेरिका से माफ़ी मांग लिया। लेकिन ये देश जो हैं युद्ध को ख़त्म करने के लिए कोई बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। बहरहाल युद्ध अगर बढ़ता है तो बहुत तरह के संकट पूरी दुनिया में होंगे। भारत में आपने देखा कि जो गैस है उसकी कीमत बढ़ने लगी है क्योंकि इन्हीं देशों से गैस का आयात किया जाता है। पेट्रोल डीजल को लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। दुनिया भर में कीमतें बढ़ने लगी हैं और जाहिर सी बात है कि इसका असर सभी लोगों पर पड़ सकता है। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, ये युद्ध कैसे ख़त्म हो सकता है और ट्रंप जिस तरह का रुख अपना रहे हैं, क्या वो पूरी दुनिया को संकट की तरफ नहीं ले जा रहा है? क्या ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत नहीं शुरू होनी चाहिए और ये बातचीत कैसे होगी? इन सब चीज़ों पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे जो प्रोग्राम है उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही हमारे वेबसाइट पर आकर सत्य हिंदी का सदस्य बनने की कोशिश कीजिए,
सत्य हिंदी को आपके सहयोग की ज़रूरत है। सदस्यता के जरिए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को बनाने के हमारे इस अभियान में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.